बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? आज की क्लास शुरू करने से पहले, चूंकि कल की क्लास में काफ़ी लोग नहीं थे जो आप आज ग्रुप में न्यू ऐड हुए हैं, तो उनके लिए अपना एक छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मैं ऐसे में क्वालिफाइड हूँ। उससे पहले मैंने बीकॉम किया है और इस वक्त मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस जॉब कर रहा हूँ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में ओवर 10 ईयर्स है। और मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया, लाइक रिटेल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। स्टार्ट मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लिया था, फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया। तो इन इंडस्ट्रीज में मैंने ईआरपी सॉफ्टवेयर्स पर काम किया है, बहुत से ऑडिट्स को मैनेज किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी लाने की कोशिश की। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेरा दुबई में और सऊदी अरब में है। उसके अलावा बहुत से ऐसे अकाउंटेंट्स के लिए जो टूल्स हैं उन पे मैंने काम किया है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। एडवांस अकाउंट जो एक्सेल है उस पे मेरी काफ़ी अच्छी ग्रिप है। और उसके अलावा पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, क्विक बुक्स, ओरेकल, इन सब सॉफ्टवेयर पे मैंने काम कर। आज की क्लास हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास है। ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से मैं लेकर चलूँगा, और ताकि जो लोग कल नहीं थे वो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट है, जिसमें आप पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग मॉडल, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, accounting for merchandising operations, fixed assets and depreciation, capital and revenue, cash and bank transactions, accounting for non-profit organizations and partnership। आपको सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता चलूं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस का जो प्रोफेशन है वो असल में क्या है, और इसकी एक्सेप्टेंस जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में आपको बताता चलूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जहां पर अकाउंट्स या बजट के स्टाफ की जरूरत ना हो। हर ऑर्गेनाइजेशन को इस स्टाफ की जरूरत होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बिजनेस के तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करता है, फिर उसको क्लासिफाई करता है, फिर समराइज करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, जो कि मदद करती है मैनेजमेंट की, इन्वेस्टर्स की, क्रेडिटर्स की डिसीजंस लेने में कि आया वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें या ना करें, या इस बिजनेस को क्रेडिट प्रोवाइड करें या ना करें। अच्छा जी, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर बयान किया जाए तो अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जबान है सिंपली। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मींस जब आप ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं, जर्नल लेजर में, जर्नल जर्नल में इसको बुक करते हैं, तो उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। आगे है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब है जब आप जर्नल जर्नल से ट्रांजैक्शंस को लेकर जाते हैं लेजर में, वहां पे उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको क्लासिफाइंग कहते हैं। और जब क्लासिफिकेशन से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसका मतलब है आप ट्रांजैक्शंस को, अपने सारे अकाउंट्स को समराइज कर रहे हैं। फिर उसको आप एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स बनाते हैं, और वो सब किन ट्रांजैक्शंस की होती हैं? जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं।
और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स आप बनाते हैं इसकी मदद से, उससे आप जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब इसमें इन्वॉल्व होता है, सिस्टमेटिकली आप ट्रैक करते हो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। सिस्टमेटिकली का मतलब है मंथ वाइज, डेट वाइज आप उसको ट्रैक कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। आज की डेट में कितनी ट्रांजेक्शन हुई, कल की डेट में कितनी हुई, फिर इस पूरे मंथ में कितनी हुई, क्वार्टर में कितनी हुई, पूरे साल में कितनी हुई। तो उसकी बेस पे आप अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हो, एनालिसिस करते हो, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड करने में कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपने क्या कमाया और क्या गवाया। अकाउंटिंग की टाइप्स, तीन तरह की टाइप्स हैं अकाउंटिंग की, जिसमें एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी पीछे, कि इसमें हम कंसंट्रेट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रखिएगा, ये बहुत से इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। ये पांच किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें पहली है इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स बहुत जरूरी पार्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो ये पांच किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली कंसर्न होती है कि आप जो पार्टीज है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिसकी बेस पे वो प्लान करते हैं, ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसको इवेल्युएट करते हैं। अब मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या हो रहा होता है, आप कॉस्ट को का एनालिसिस कर रहे होते हो। कॉस्ट के एनालिसिस का मतलब है आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी कॉस्ट, मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि इस पे मेरा मटेरियल लग गया, ये इस किस्म का मटेरियल लगा है, लेबर लगी है, स्किल्ड इतनी, सेमी स्किल्ड इतनी, और एफ ओ एच जो है मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्री के ओवरहेड्स वो इतने लग गए हैं। तो ये आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप उस कॉस्ट को मेजर करते हो कि मटेरियल जो है कितनी अमाउंट का लग गया, लेबर कितनी अमाउंट की लग गई है, एफ ओ एच कितनी अमाउंट का लग गया, और फिर इवेल्युएट करते हो सारी कॉस्ट को कि आया ये सारी की सारी कॉस्ट जो है, क्या इतनी ही कॉस्ट इसको मैन्युफैक्चर करने पे लगनी चाहिए थी, या कुछ ज्यादा लग गई है या कम लगी है। आप उसको इवेल्युएट कर रहे होते हो एसोसिएटेड विद जो डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। आप कॉस्ट को एनालिसिस करते हो, फिर कॉस्ट कंट्रोल की जाती है इसमें। जब आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई, मेजर और इवेल्युएट करके आप देखते हो कि आपकी कॉस्ट किन किन तरीकों से बजट के बीच में रहकर आप उसको मैनेज कर सकते हो। फिर आप कॉस्ट की एलोकेशन इसमें देखते हो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपने जो कॉस्ट चार्ज करनी होती है। इसमें आप कॉस्ट की रिपोर्टिंग करते हो, प्रोवाइड डिटेल्ड रिपोर्ट्स ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर्स और उनके वेरिएंसेस पे। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली बजटिंग होती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का एक बहुत ही अहम पार्ट है। और इसमें आप इंटरनल कंट्रोल्स डेवलप भी करते हो और इंश्योर करते हो कि वो एक्यूरेट हों इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं। यूजर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी होते हैं। जो अंदर है उनको इंटरनल यूजर्स कहा जाता है, जिसमें कि आपकी मैनेजमेंट है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर करते हो, मैनेजमेंट उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करती है, आपके एम्प्लॉयज देखते हैं उन रिपोर्ट्स को। एम्प्लॉयज जो फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं, असेस करते हैं कि क्या आया कि हमारी जॉब सिक्योरिटी है, अंडरस्टैंड करते हैं। जॉब सिक्योरिटी मींस कि वो देखते हैं प्रॉफिट में बिजनेस जा रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है। अगर लॉस में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्यूरियस होंगे इस बारे में कि आया कि ये गोइंग कंसर्न है कि नहीं, आगे जाके चलेगा भी या नहीं, या बंद हो जाएगा, तो उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी की फिक्र रहती है। फिर वो देखते हैं अगर तो प्रॉफिट में बिजनेस जा रहा है तो फिर उनको अपने बोनसेस की फिक्र लग जाती है कि आया हमें कितना बोनस मिलेगा, और वो इस ये सारी चीजें अपने माइंड में रखकर
फाइनेंशियल हेल्थ को कंपनी की इवेलुएट कर रहे होते हैं। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके इंटरनल यूजर्स में आ जाते हैं, जिसमें कि वो देखते हैं, यूज किया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं कोस्ट स्कोर परफॉर्मेंस डाटा को टू मैनेज बजट्स, कंट्रोल एक्सपेंसेस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी के लिए वो इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इन्वेस्टर्स आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स में। वो एनालाइज करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि डिसीजन कर सकें कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए या इसमें से इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल ली जाए। क्रेडिटर्स ये देखते हैं कि कहीं रिस्क तो नहीं होगा अगर इसको मैं क्रेडिट दे देता हूँ, क्रेडिट पे चीज़ें सप्लाई कर देता हूँ, क्या ये मुझे मेरे पैसे वापस कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। फिर कुछ रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं और इंश्योर करने के लिए कि आया कि ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो रूल्स दिए गए हैं, जो लॉज दिए गए हैं, जो रेगुलेशंस दी गई हैं उससे कंप्लायंस में बनाई गई हैं। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो कंप्लायंस बहुत जरूरी होती है। और फिर जो आपका इदारा है, एफबीआर है मिसाल के तौर पे, वो देखता है कि इसने टैक्स के रूल्स और लॉस के मुताबिक भी अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं बनाए, कि कहीं इसने अपना प्रॉफिट कम करके अपने टैक्स को कम करने की कोशिश तो नहीं की, क्या ये लॉ को बाईपास तो नहीं किया किसी। ये सारी चीजें वो देख रहे होते हैं जब आप सबमिट करते हैं अकाउंट्स उनके पास। फिर इसमें कस्टमर्स आपके आ जाते हैं और जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर होते हैं। वो देखते हैं कि जी स्टेबिलिटी वगैरह जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या है, रिलायबिलिटी वो देखते हैं, डिपेंड करता है इस पे कि जी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलायबल भी हैं या नहीं। तो आइडिया लेते हैं वो इसका। फिर सप्लायर्स होते हैं। सप्लायर्स बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया ऊपर के क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, वो भी आपके फाइनेंशियल डाटा को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो इसी सारे जो इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको प्रोवाइड करते हैं उसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि आया कि इसके बिजनेस के साथ हमें टच आगे डील करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसमें जो सबसे बेसिक से की डिफरेंसेस है वो मैंने इसमें जस्ट यहाँ पर लिस्ट डाउन की हैं। जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, ये आप रीड कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ही आसान सा है। मैं ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस मेरा होगा न्यूमेरिकल्स पे कि आगे जाके मैं आपको न्यूमेरिकल्स कवर करवाऊँ। लेकिन ये जस्ट टॉपिक्स मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग भी मैं डेवलप कर सकूँ, कि जब आप हम न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए कि जी ये वर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं ये तो हाँ हमारे जहन में नहीं है कि ये होता क्या है। तो इसका बेसिक डिफरेंस मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि बुक कीपिंग का काम जहां पर खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। ये इसमें की डिफरेंस है। अकाउंटिंग के काम से जितना भी पहले काम हो रहा था वो सारा बुक कीपिंग का होता है। फिर अकाउंटेंट के पास जब वो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड जाता है तो उसकी बेस पे अकाउंटेंट क्या करता है, उसको उससे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फाइनेंशियल डाटा को इंटरप्रेट करता है, उसको समराइज करता है, एनालाइज करता है, फिर उससे रिपोर्ट्स बनाता है, फोरकास्टिंग करता है, बजटिंग करता है। और ये सारे काम जो है वो बहुत ही कम्प्रीहेंसिव जो है वो एक लेवल पे वो फाइनेंशियल हेल्थ को और फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करता है इस बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से। तो इससे पहले पहले जितना भी काम होता है वो सारा बुक कीपर का होता है। नेक्स्ट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप पूरी अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले एक टर्म है बिजनेस की। आप सब लोगों को पता होगा वैसे कि बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो। फिर अकाउंट 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 का जो वर्ड है ये एक टर्म बहुत ही अहम है। इसका मतलब कि एक ऐसा अकाउंट, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है आप कह लें कि उसमें आपके कैश इन और आउट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो एक अकाउंट में आ रही होती है आपके बैंक अकाउंट पे। तो जितने भी हम यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे वो सेम आपके उस बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट की तरह के होंगे, कि उसमें अगर तो इंक्रीज हो रहा होगा तो वो उसकी अमाउंट बढ़ रही होगी, डिक्रीज हो रहा होगा तो उसकी अमाउंट कम हो रही होगी।
तो ये बिल्कुल अकाउंट वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपका, आपने सबने देखा होगा कि आपका बैंक अकाउंट काम करता है या आपका कैश अकाउंट। आपके पास पैसे है, आप जमा रख लेते हो, फिर आप उसमें से स्पेंड करते हो, तो उसमें से अपने अमाउंट को लेस करते जाते हो। फिर ट्रांजैक्शन, जब भी हम अकाउंटिंग में बात करेंगे, हम इकोनॉमिक इवेंट, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात करेंगे जिसको कि मेजर किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसमें ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है, वो इनकम की ट्रांजैक्शन हो सकती है, एक्सपेंस की, एसेट की, लायबिलिटी की, या इक्विटी की। वोचर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न एविडेंस प्रोवाइड करता है, उसको आप वोचर कहते हैं। फिर डबल एंट्री सिस्टम, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे तो बोथ साइड्स ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ट्रांजैक्शन की एक साइड को रिकॉर्ड कर लें और दूसरी साइड को छोड़ दें। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही ये है कि डेबिट एक साइड रिकॉर्ड करें और दूसरी साइड क्रेडिट भी आप रिकॉर्ड करें और एंट्री को कंप्लीट करें, तो आपका डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। यानी एवरी डेबिट मस्ट हैव अ क्रेडिट। फिर कैपिटल, कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कि बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस में लेकर आता है। वो अमाउंट भी हो सकती है, वो इन काइंड भी हो सकती है, मींस दैट कुड बी अ बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, और एनीथिंग। नेक्स्ट, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अगेंस्ट आपने किसी एक फ्यूचर डेट पे पेमेंट करनी है। मींस आपने अपने बिजनेस में कुछ चीजें परचेज की, उसकी आपने पेमेंट नहीं की, और आपने कमिट किया कि मैं अगले महीने की 15 तारीख को आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, और जिस बंदे से आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। फिर डेटर्स वो लोग होते हैं जिसको आप क्रेडिट पे सप्लाईज देते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग जिससे आप क्रेडिट पे सप्लाईज लेते हैं, और डेटर वो लोग जिसको आप क्रेडिट पे सप्लाई देते हैं। डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट की का आपने बहुत ख्याल रखना है। आप आगे आपके क्वेश्चंस में जब ये आएगा तो वहां पर आपको मैं डिटेल में इसका बताऊंगा कि डिस्काउंट दो किस्म का होता है। वैसे इसकी जो मतलब है, मींस आप सब जानते हैं कि रिबेट या अलाउंस आपको दिया जाता है आपके प्राइस पर किसी एक चीज की, या पूरे ओवरऑल बिल पर। तो ये डिस्काउंट जो है वो कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, या ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है। तो इस पे हम बात करेंगे कि कैश डिस्काउंट बेसिकली होता है जो कि आप पेमेंट के टाइम पे करते हो, कि आप आपने एक चीज बेची, ठीक है, आप अपने डेटर को कहते हो कि आपने ये पेमेंट करनी थी 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो ना, तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसे कैश को कहते हैं कैश डिस्काउंट, और इसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट को आप अपनी बुक्स में लाजमी रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा जो ट्रेड डिस्काउंट है, वो ऑन द स्पॉट होता है। जब बायर आपसे कोई चीज खरीदने के लिए आया है, उस टाइम में निगोशिएट करके अगर उसने कोई आपसे डिस्काउंट हासिल किया है और उसी टाइम उसकी पेमेंट कर दी है, तो ऐसे डिस्काउंट को आप ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और इस डिस्काउंट को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। आगे चलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है कि ऐसी चीजें या ऐसी अमाउंट जो कि बिजनेस का ओनर बिजनेस से निकाल लेता है, क्योंकि इसमें आ जाता है एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। जो कन्वेंशंस होते हैं अकाउंटिंग के, वो भी डिस्कस करूंगा। अभी आप ये चीज जान ले कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अपने बिजनेस की अपनी एक सेपरेट पहचान है। उसकी पहचान उसके ओनर से नहीं है। बिजनेस के अपने नाम से उसकी पहचान है, और बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स उसके ओनर्स के रिकॉर्ड से अलग रखे जाते हैं। तो ओनर्स अगर बिजनेस से कोई पैसे निकालते हैं या कोई चीजें निकालते हैं, तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो अपने कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से। तो उसको हम ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग एक अकाउंट है, जैसे अभी पीछे आपको बताया कि डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स होते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है।
अब अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एसेट्स बराबर होती हैं लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं बिजनेस में, वो बराबर होने चाहिए हमेशा और होंगे आपकी लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स की इक्विटी के। या आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। इस पे आगे मजीद बात करेंगे। अभी फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन इतनी कि एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इनकम अर्निंग्स को कहते हैं जो कि आप अपने बिजनेस से कमा रहे होते हैं। इसको रेवेन्यू भी कहते हैं दूसरी टर्म इसकी। फिर एक्सपेंडिचर जो आप अपने बिजनेस में मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं। फिर एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने बिजनेस में रखते हैं, जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती है। मींस आप एक बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी मशीनरी जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आपके बिजनेस का एसेट है। जो IS 16 है वो असल में एसेट को डिफाइन करता है, और IS 16 के मुताबिक हर वो चीज़ एसेट होती है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो एंटिटी को मिलता है और उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की हो। ये एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 जो है उसके मुताबिक ये एसेट की डेफिनेशन है। अब एसेट में आपका स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है, मशीन, व्हीकल, बिल्डिंग, ये सारे आपके जो कि बिजनेस ओन करता है इन चीज़ों को एसेट कहते हैं। इसमें इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है जिसमें फिक्स्ड और करंट एसेट्स आते हैं। फिर इसको टेंजिबल और इनटेंजिबल में भी सब क्लासीफाई किया जाता है। वो सारी चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब आगे आ जाती हैं लाइबिलिटीज। दे आर balances which a business has to pay either to various parties for loans or supply of goods and services on credit। अगर आप क्रेडिट पे चीज़ें लेते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी है, आपने फ्यूचर डेट पे किसी ना किसी एक पेमेंट करनी है, तो वो तमाम बैलेंसेस जिसको आपने पे करना है वो आपकी लाइबिलिटी है। इसमें भी आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म मीन्स करंट लाइबिलिटीज। फिर जर्नलाइजिंग, यहाँ से आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है, जर्नलाइजिंग कहते हैं कि कोई भी एक्ट जिसमें आप एक अकाउंट को डेबिट करें दूसरे को क्रेडिट करें, तो आपने एक प्रैक्टिकली एक ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। हर ट्रांजैक्शन जो है वो सबसे पहले जर्नल में जाती है। इसलिए जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं या अकाउंट्स कहते हैं कि आप यहाँ से इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज। एक डेट यकम तारीख की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, 5 की, 6 की, इस तरह पूरे मंथ की इस तरह से डेट वाइज इसमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर लेजर, जब आप जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर आप लेजर में सब अकाउंट्स की क्लासिफिकेशंस करते हैं। इसलिए लेजर को एक ऐसा रजिस्टर कहा जाता है जिसमें आप सारे रिकॉर्ड को क्लासिफाई करते हैं, जो कि सब एंट्रीज आती हैं जर्नल से। फिर फॉलियो, ये लेजर पेज को कहते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आप जितने भी लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं उसकी एक समरी बना लेते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं सब अकाउंट्स की। उस लिस्ट को आप ट्रायल बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट, डेबिट और क्रेडिट। इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी इसके मतलब में फंस जाए कि जी डेबिट का क्या मीनिंग होता है, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, तो डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता है सच। ये जस्ट रेफर किए करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि एक अगर पेज है उसको मैं दो हिस्सों में फाड़ दूं ना, तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो डेबिट साइड होगी, जो राइट हैंड साइड होगी वो क्रेडिट साइड होगी। या एक पेज के दरमियान में मैं एक लंबी पूरी लाइन लगा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहेंगे, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहेंगे। ये एक तरीकेकार है। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना है। ये रूल्स हैं। अब ये कैसे बने, ये असल में एक आर्ट है। ये एक आर्ट था जो कि बनाया गया, एक रूल बनाया गया कि ये किस तरह से आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है
और रिकॉर्ड करके उसकी बेस पे आपने रिपोर्टिंग करनी है और मुख्तलिफ किस्म की डिसीजन मेकिंग करनी है। तो दो अकाउंट ऐसे हैं, एक्सपेंस और एसेट अकाउंट। दो अकाउंट ऐसे हैं जो बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। ये वो दो अकाउंट है। फिर तीन अकाउंट ऐसे हैं जिसमें कि इनकम आ जाती है, लाइबिलिटी अकाउंट आ जाते हैं और सारे के सारे इक्विटी अकाउंट्स आ जाते हैं। ये वो अकाउंट है जो कि डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ये डेबिट और क्रेडिट का रूल है, इसको आपने इसी तरह से बिल्कुल याद कर लेना है। तो यहाँ तक आपकी आज की मैं क्लास मुकम्मल करता हूँ, और इंशाल्लाह कल मैं आपके पास आपके साथ लेकर आऊँगा मज़ीद इन अकाउंट्स की। इसको देखेंगे कि इसके बीच में कौन कौन से मज़ीद सब अकाउंट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो उसमें सारी आपको उसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, वो कौन सी होती है, करंट एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, उसकी एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। तो बाकी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।